आज की इस लघु कथा शोध केंद्र भोपाल की लखनऊ इकाई की अगस्त माह की गोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे समीक्षक निरंजन दुलेकर जी, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे संचालिका अपर्णा गुप्ता, आज की अध्यक्ष कांता राय जी, हमारे उपस्थित यहाँ पर लघु कथाकार आदरणीय संजीव आहूजा जी, नलिनी श्रीवास्तव जी, विजय कुमारी मौर्य जी, नीता शर्मा जी, सभी का इस पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माँ शारदे को का आवाहन करते हुए मैं आज की गोष्ठी आरंभ करवाती हूँ और उसकी अब बागडोर अपर्णा गुप्ता के हाथ में सौंपती है। अपर्णा गुप्ता। आवाज कुछ हमें कम लग रही है, आ ही रही है आवाज। नहीं, आवाज तो ठीक है। अरे तो हमें लग रही क्या? मैं तो शुरू करो, रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब सभी आए हुए लघु कथाकारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी विजय कुमारी मौर्य जी को ही, माथे की बिंदी। वो आए और अपनी लघु कथा का वाचन करें। विजय कुमारी मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत। आवाज नहीं आ रही दीदी, माइक बंद है। धन्यवाद अपर्णा जी। आई आ रही है। सभी को प्रणाम। आदर आपको नमन, वंदन, अभिनंदन। मंच के प्रबुद्ध लघु कथाकारों को, समीक्षक, मुख्य सचिव, सबका। मेरी लघु कथा का शीर्षक है माथे की बिंदी। अपने पति तुलसी राम की जगह आज रुचिका ने संभाल ली थी। बिल्कुल सादे लिबास में वह घर से निकली थी। ऑफिस में बैठने से लेकर सफर करने तक कई बार उसे ऐसा लगा था कि बहुत सी निगाहें चोरी छुपे उसका पीछा करती। हमारा समाज आजकल से एक विधवा को सचमुच अपराधी समझता आया। उसे एहसास हो गया था कि इस अकेली जीवन यात्रा में उसे एक मजबूत चट्टान बनना पड़ेगा। अब रुचिका ने अपने शरीर को दिखावे के लिए ही सही शादीशुदा औरतों में ढाल लिया। आखिर क्या करती? जरूरी तो नहीं हर सुहागिन स्त्री सिंदूर ही पहने। माथे की बिंदी ही बहुत है लोगों की निगाहों से पीछा छुड़ाने के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आदरणीय समीक्षक जी को कहूंगी कि उसकी समीक्षा करें कृपया। विजय कुमारी मौर्य विजय लखनऊ जी की ये कथा मुझे वाकई बहुत ही धारदार व सामयिक लगी। एक बिंदी मात्र लगाने से यदि किसी नारी पर उछलते हजारों प्रश्नों पर रोकथाम लगती है तो गलत क्या है। यह सच है कि एक विधवा नारी को देखते ही कुछ कुत्सित मानसिकता के पुरुषों की नजरें गंदी हो जाती। माथे पर लगी बिंदी की ढाल ऐसे लोगों के विरुद्ध एक बेहद असरकारी अस्त्र सिद्ध होती है। कथा समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश देती है। एक बहुत ही अच्छी लघु कथा है, ऐसा मेरा विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छी कथा दिया। बहुत सुंदर कथा और बहुत सुंदर समीक्षा।
अब धन्यवाद। मैं आदरणीय नीता शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी, वो आए और अपनी कथा का वाचन करें, बेजान रिश्ते। क्या नाम है कथा का? बेजान रिश्ते। जी हमारे बीच में संजीव आहूजा जी, पुष्पा गुप्ता जी भी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जय माता की, नमस्कार। नमस्कार। नीता शर्मा जी, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही ना? किसी और को बुला लो जब तक। ठीक। तो रत्ना बाबू, नीता शर्मा जी आ गए। जी 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 जी, आवाज आ रही है अब आपको? हाँ जी, आ रही। जी, मैं अपनी कथा शुरू कर रही हूँ। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को, हमारे समीक्षक महोदय को मेरा बहुत बहुत सादर नमन, और बाकी सभी भागीदार साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। मेरी आज की लघु कथा है बेजान रिश्ते। लेकिन मैं कथा शुरू करने से पहले, मैंने इसका नाम पहले वो अजनबी रखा था। तो मैं चाहूंगी कि समीक्षक महोदय इस बात के लिए मुझे जरूर बताएं कि कौन सा जो है इसका जो नाम है वो सही रहेगा, बेजान रिश्ते या ये वो अजनबी। मेरी कथा इस प्रकार है। पति की मृत्यु के कुछ महीनों बाद आज वह अपने रिश्तों से मिलने आई। जगह भी वही थी, आलीशान घर भी वही थे, लेकिन नजारा कुछ अलग सा ही था। सभी दरवाजे बंद थे। उसने एक एक करके दरवाजों पर दस्तक देना शुरू किया, मगर कोई दरवाजा नहीं खुला। बाहर खड़ी हो गई और लगी रिश्तों को अलग अलग नामों से पुकारने, पर कोई बाहर ना निकला। बहुत आवाजें देने के बाद थक हार कर गश खाकर गिर गई वहीं जमीन पर। अचानक कुछ आहटें हुई, कुछ खिड़कियां दरवाजे खुले, जिनमें से कुछ रिश्तों ने झांक कर देखा। उसकी आंखों में आशा की किरण चमकी। उन्हें चिल्ला चिल्ला कर अपनी ओर बुलाने लगी, लेकिन ये क्या, किसी के कानों में जूं तक ना रहेंगी। मूक बधिर बने सब मुंह फेंक कर झट भीतर चले गए। ये देख अंतर्मन की टीस और वेदना से सुबक उठी वे। तभी न जाने कहां से एक अजनबी उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसे उठाकर पानी पिलाया और रोने चिल्लाने का कारण पूछा। अपनों को पुकार रही हूँ, वो देखो, वो सब मेरे अपने हैं। ना जाने क्यों मुझे देखकर अनजान बने हुए हैं। इतना पुकारने पर भी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। रोते हुए वह बोली, अरे क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें तुम्हारे रिश्ते यहाँ? जिन्हें तुम रिश्ते समझकर पुकार रही हो, वह तो सब बिन आत्मा के शरीर मात्र हैं, जिनकी आत्माएं तुम्हारे पति के साथ ही मर गई और रिश्ते उसके शव के साथ ही जलकर स्वाहा हो गए थे। कहकर व्यंग से हंस दिया वह। तो तुम कौन हो? क्यों आए हो मुझे ये सब पूछने? वेदना से भरकर बोली, मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ, तभी तो आया हूँ तुम्हारी मदद करने। कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, अजनबी हूँ, इसीलिए शायद मेरी आत्मा जिंदा है, तभी तुम्हारी पीड़ा समझ पाया। कहकर मुस्कुरा दिया वह अजनबी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लघु कथा। धन्यवाद। आदरणीय समीक्षक जी से प्रार्थना। नीता शर्मा, शिलोंग, मेघालय से आप इस समय हमारे पास जुड़ी हैं। जी देश जूम की वजह से कितना छोटा हो जाता है और इतना सही अच्छा बात। लगता है कि भारत के कोने कोने से हम लोग आमने सामने होके करते हैं। अब आपकी इस लघु कथा में अपने और पराये रिश्तों को बदलते हुए दिखाने का एक बहुत ही सफल प्रयास किया गया। जी। वक्त पड़ते ही या वक्त बदलते ही, समय बदलते ही अपने कैसे पराये हो जाते हैं और कोई अजनबी आकर हमें सहारा दे जाता है। तो अजनबी रिश्ते, ये आपने जो ज्यादा अच्छा। शीर्षक दिया है, जी ये इस पे सटीक बैठता है। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न था जी इस कथा पे
कि सिर्फ पति की मृत्यु के कारण ही क्या रिश्ते इस कदर खराब हो जाएं कि वो खिड़की भी न खोलें या दरवाजे भी न खोलें, या इसकी कोई और कारण था? ये प्रश्न, ये कहानी उठा दी जाती है। जो भी हो, आपका अंतिम पैरे का पंच जो था बहुत असरदार था और एक बहुत ही सशक्त संदेश दे गया, जो मुझे बहुत पसंद आया। कथा के अंत में जाके जो पंच मिलता है वही उस कथा का मूल तत्व हो। बहुत अच्छी लघु कथा आपकी। बहुत 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 आभार। धन्यवाद। बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा। और अब मैं बुलाना चाहूंगी रत्ना बापू जी, हमारे बीच आ गई हैं, हमारी वरिष्ठ लघु कथाकारा जो बहुत अच्छा लिखती है और आज बड़ी मुश्किल से जुड़ पाई है, इसलिए मैं उनको बुलाना चाहूंगी। रत्ना बापू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सभी मुश्किल लोग से ये अपना मैं माइक बंद कर ले, कुछ आवाज आ रही है। बहुत वो अपर्णा जी, हमारी लघु जी। कथा तो मोबाइल में ही है, अब कैसे आप पढ़े बताए, समझ में नहीं आ रहा है। आपके फोन में नहीं है? फोन नहीं है तो कैसे हम पढ़े बताए, फिर बंद कर देंगे, फिर ना आए तो डर लग रहा है आप ना। पढ़ अभी दीजिए। तक बड़ी मुश्किल से। अपर्णा जी, आप पढ़ दीजिए कहानी। मैं भी आप नहीं पढ़ पढ़ दीजिए पाऊंगी, प्लीज। नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि कथा जो है इसी में है। मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ सकता हाँ, हूँ। आप पढ़ दीजिए। बहुत बहुत ये तो बहुत 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 अच्छा धन्यवाद होगा। आपका। सादर नमस्कार रत्ना जी को। इनकी कहानी है बुर्का। मैडम देखिए ना, अपनी शिष्या को ये बुर्का नहीं पहनती, जरा समझाइए ना इसे। मैडम ने एक नजर जमीला पर डाली तो वो बोल उठी, मैडम आप नारी स्वतंत्रता की बात करती हैं और पुरानी पीढ़ियों में बंदी रिवाजों को ढोने के लिए कहती हैं। यह विरोधाभास हुई ना, विरोधाभास हुआ ना। मैडम, कभी कभी अपने हित के पुरानी मान्यताओं को मानने में हर्ज ही क्या है। ये पुरानी मान्यताएं यूं ही नहीं बनी, कुछ तो इसमें अच्छाई रही होगी। कहते हुए मैडम जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करने लगी। वह अब कैसे बताती जमीला को कि यह हिंदू होते हुए भी कुछ गांव के जमींदार के दरिंदों के लिए बुर्के का सहारा ले रही है, जैसे वे दरिंदे अपना बचाव के लिए सुंदर चेहरों व मधुर भाषण को बुर्का पहनते। यही कहानी है ना सर? जी थैंक यू। आप मैंने ठीक पढ़ी? जी बहुत अच्छा है, हमसे अच्छा ही पढ़ा आपने। इतना भी करिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो रत्ना बापुली लखनऊ से लिखती हैं ये कहानी। ये लघु कथा एक बिल्कुल नया कलेवर प्रस्तुत कर गई। बुर्का दरिंदों से स्वरक्षा का एक अस्त्र भी हो सकता है। यह संदेश जमाने में व्याप्त उन नकली बुर्काधारी नराधमों पर तीखा प्रहार है जो सभ्यता का मुखौटा पहनकर नारी को छलने का इरादा रखते हैं। एक बहुत ही अच्छी लघु कथा जो कम शब्दों में गहरा असर छोड़ गई। शायद सदियों पुरानी घूंघट प्रथा का संबंध भी इन्हीं घटनाओं से जुड़ा हो। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी समीक्षा सर आपने की और कथा भी बहुत अच्छी पढ़ी, उसके लिए आपको साधुवाद। और धन्यवाद। अब मैं आदरणीय पुष्पा जी को बुलाना चाहूंगी। पुष्पा जी, यकीन, आपकी लघु कथा का नाम है यकीन। आपका बहुत स्वागत है। आइए और अपनी कथा पढ़िए। माइक बंद है। मंच को नमन करते हुए अपने गुरुजनों को, अपने समीक्षक भैया जी को नमस्ते। अभिनंदन करती हूँ और अपनी लघु कथा यकीन पढ़ने की मंच में रख रही हूँ मैं। यकीन लाल रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली नई साड़ी पहनी थी। शायद किसी को मेरा जन्मदिन याद आ जाए, लेकिन जन्मदिन तो दूर, किसी ने न्यू पिंच भी नहीं किया। वैसे तो रात को 12 बजे ही मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे कहते हुए लिपट जाते थे। मैं मुस्कुराते हुए कहती थी, खुश रहो मेरे अंग्रेज बच्चों। सच बच्चों, हमारी संस्कृति बिचारी हो गई है, लेकिन बच्चे तो बच्चे, गुप्ता जी भी केक काट कर ही दम लेते थे। वाह कितने बेस्ट है कि माँ का जन्मदिन भूल गए।
बुदबुदाते हुए मैं पूजा करने बैठ गई। पूजा करके उठ रही थी कि हमारे पतिदेव लाल गुलाबों की वर्षा करने लगे। हमारे बच्चों ने भी हमें घेरते हुए माँ जन्मदिन की ढेरों खुशियाँ, आपको मुबारक हो। और हमारे वो गुनगुनाते हुए फूलों की रानी, बहारों की मल्लिका, बच्चे भी झूमने लगे। सच बच्चों, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को जरूर संजोएंगे। आभार। धन्यवाद। पुष्पा जी लखनऊ से ये कहानी हमको पढ़ के बताई हैं। बहुत ही अच्छा लगा है पढ़ के कि ये कथा ये दर्शाती है कि हमारे अपने जितने बुरे हमें बाहर से लगते हैं उतने वाकई में होते नहीं है। कि बदलते समय में बच्चों की जो जन्मदिन है या दूसरे त्योहार हैं उनको मनाने के अपने ढंग हैं। हमारे समय में सूर्योदय के साथ जन्मदिन मनाया जाता था, अब रात को 12 बजे मनाया जाता है क्योंकि उनकी दिनचर्या ही 12 बजे शुरू होती है। तो उसके साथ में उनके दिन पर उनकी रात वजनी होती है, वो उनके लिए बहुत जरूरी है, जो हम लोग जल्दी पचा नहीं पाते। हमारे हिसाब से उनको 11 बजे तक सो जाना चाहिए जी। लेकिन वो नहीं सोएंगे। बच्चों संग उनके पिता भी रंग में रंग गए और नायिका को बेहतरीन जन्मदिन का तोहफा देकर खुश कर दिया। एक खुश कर देने वाले लोगों कथा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आभार। बहुत सुंदर लघु कथा भी सुंदर और समीक्षा भी बहुत सार्थक। बहुत ही सुंदर। अब मैं हमारे बीच शिल्पी जी भी मौजूद हैं। आज शिल्पी त्रिवेदी जी। नलिनी जी की ले लीजिए। अच्छा, नलिनी जी, हमारे बीच नलिनी जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और अपनी कथा का वाचन करें। सादर धन्यवाद। दिखाई दी। प्रबुद्ध मंच को सादर नमन वंदन एवं गुणी रचनाकारों को प्रणाम। मेरी लघु कथा का शीर्षक है अरे सुनो तो। मैं इस विषय में भी सर से चाहूंगी कि कोई मुझे इसमें अगर चेंज करना हो तो जरूर मुझे रास्ता दिखाएं। अरे मैं सुनो तो बैंकर हूँ। कहानी बैंक की और मैं बैंकर हूँ। जी, मेरे पति भी बैंकर ही थे। इसीलिए बोल रहा हूँ, हम लोग बैंकर है तो कहानी वो देखते ही मैं समझ गया कि पीछे बैंक कहीं ना कहीं है। जी जी, धन्यवाद। स्वागत। हेलो जी, आप कौन? जी, मैं एक बीमा कंपनी से बोल रहा हूँ। क्या आप मिताली जी बोल रही? जी हाँ, बताएं। आपका ये नंबर मुझे आपके हस्बैंड ने दिया है। मेरे हस्बैंड ने? क्यों? ये साकेत सभी लोग अपना चौरसिया अपना जी। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आपका संकेत चौरसिया जी। पढ़ो। हाँ हाँ जी। पढ़िए। हेलो जी, आप कौन? जी, मैं एक बीमा कंपनी से बोल रहा हूँ। क्या आप मिताली जी बोल रही? जी हाँ, बताएं। आपका ये नंबर मुझे आपके हस्बैंड ने दिया है। मेरे हस्बैंड ने? क्यों? जी, आपके अकाउंट में 15,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं। पर ये पैसे क्यों? जी, मैंने उधार लिए थे उनसे। क्या आप मेरे हस्बैंड का नाम बताएंगे? जी, ये डॉट डॉट ये नाम है उनका। ठीक। और आपकी उनसे कब बात हुई? जी, अभी अभी। क्या आप उनका फोन नंबर बता सकते हैं जिस नंबर से उन्होंने बात की? जी, यही नंबर था और आखिर में कुछ दूसरा था। ओह,
और मेरा नंबर आपको दिया कब? जी अभी अभी। अच्छा, ऐसा है महानुभाव, मेरे हस्बैंड को गुजरे लगभग 3 साल हो गए। अगली बार आपकी बात हो तो मुझे भी लाइन पर ले लीजिएगा। अरे सुनो तो, फोन क्यों बंद कर दिया? जी धन्यवाद। बहुत अच्छे। हेलो जी जी अयोध्या से नलिनी सिंह श्रीवास्तव नील जी की शेरवाल। ये कहानी डिजिटल फ्रॉड के नए नए तरीकों को उजागर कर सतर्क रहने का संदेश देती है। खुलेआम धोखाधड़ी चल रही है, वो भी धड़ल्ले से, और आपके मुंह पे लोग बाग झूठ बोल रहे हैं, और वो भी बड़े बेशर्मी से नए नए किस्से गढ़े जाते हैं आपको मूर्ख बनाने के। क्योंकि मैं भी खुद भी बैंकर हूँ और मेरे इस संबंध में बहुत सारे लेख बड़ी बड़ी कुछ जगह सरिता मुक्ता आज जिंदगी में छप चुके हैं, तो मैं साधुवाद देता हूँ नलिनी जी को कि उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को उठा करके लोगों को एक सावधान भी किया कि इस तरह से अननोन कॉल्स जो आपके डिटेल्स मांगे या कुछ जानकारी मांगे हमें नहीं देने चाहिए। आप बधाई की पात्र हैं, बहुत अच्छा विषय आपने लिया, कहानी को भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा। और अब मैं बुलाना चाहूंगी संजीव आहूजा जी को, जो हमारे बीच में उपस्थित है। उनकी कहानी का शीर्षक है लकीर का फकीर। बहुत बहुत स्वागत है सर। सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। नमस्कार सर। आदरणीय सर, मेरी लघु कथा का शीर्षक है लकीर का फकीर। क्या कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, अस्पताल में भर्ती करवाना है? क्या सोच रहे हैं पापा, हम बस निकल रहे हैं, घंटे भर में पहुंचते हैं। पर बेटा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हम आ रहे हैं, आप एडमिट करवाइए, सब ठीक होगा पापा। पर बेटा, पर क्या? थोड़ा ठहर कर बोलिए पापा, पर क्या? 25,000 जमा करवाने हैं और इतना कैश तो है नहीं, रात के 1:30 बजे कहाँ से लाऊं? पापा, आपको एटीएम बनवा कर दिया था ना, उससे पेमेंट कर दीजिए, कैश की जरूरत ही क्या है? पर बेटा, एटीएम तो घर पर अलमारी में रखा है, डरता था कहीं गिर ना जाए, और अगर ले भी आऊं तो उसका पासवर्ड तो मुझे याद नहीं। पापा की आवाज भर्रा गई। गुस्सा तो बहुत आया पवन को, पर इस वक्त कुछ बोलना सही न लगा। अपने आप को संयत करते हुए बोला, आप काउंटर पर जो बैठा है उससे मेरी बात करवाइए। काउंटर पर बैठे बंदे से सारी डिटेल्स लेकर पवन ने तुरंत ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए और पापा से बोला, आप माँ के पास जाओ, पैसे जमा हो गए, हम बस पहुंच रहे हैं। माँ का इलाज शुरू होने के साथ साथ तबियत में सुधार भी शुरू हो गया। बेटा, मुझे इस बार एटीएम का सब समझा कर सिखा कर जाना, कब तक लकीर का फकीर बना रहूंगा। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कथा। संजीव आहूजा जी बाराबंकी से ये कथा भेजे हैं, और मुझे याद आ गई बाराबंकी, कभी मैं 2 साल तक बैंक ऑफ बड़ौदा में बाराबंकी में पोस्टेड रहा, तो ये भी एक बड़ा अच्छा संयोग है। ये लघु कथा जन साधारण तौर खास तौर पर पुरानी पीढ़ी को डिजिटल बैंकिंग से हो रही तात्कालिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ये तो अच्छा हुआ कि चतुर बेटे ने बुद्धि का प्रयोग कर पिता की समस्या का समाधान कर उन्हें एक मुसीबत से निकाल लिया। पर पिता का यह कहना कि कब तक लकीर का फकीर बना रहूंगा, एक बहुत ही अच्छा पंच मुझे लगा, बहुत ही अच्छा है। पिताजी में ये इच्छा थी कि वो अपनी जो अज्ञान है नेट बैंकिंग का, उसको रियलाइज करते हैं। वक्त के साथ बदलने की इच्छा रखना भी जरूरी है, और वह बात पिताजी मुसीबत में पड़ते ही समझ गए।
एक बहुत अच्छा विषय और बहुत सटीक अंत करती लघु कथा के लिए आहूजा जी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सच में इस कहानी का शीर्षक बहुत अच्छा है, लकीर का फकीर। जी और ये सब हम सभी को इससे सीख लेनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हम सब कब तक लकीर के फकीर बने रहेंगे। ये बहुत ये अच्छी कथा कथा। मैंने अपने ऊपर ही लिखी है, मुझे भी एटीएम का यूज पता नहीं यार। हमें भी कुछ नहीं आता, कुछ नहीं ये आता। भी खूब रही, हम तो नहीं सीखना आती। भी नहीं चाहते। नहीं सीखना आहूजा चाहते जी, हैं, इसीलिए तो ये लिखा है। आहूजा हम जी आप सीखना भी नहीं बाराबंकी में चाहते। हैं? जी आप बाराबंकी में है ना? जी जी जी। तो देवा रोड पे बैंक ऑफ बड़ौदा थी एक, पता नहीं इस समय है, है अभी कि भी नहीं। है भी, मेरा अकाउंट भी है उसमें। अरे वाह, तो मैं 2 साल तक उसमें था, काम कर चुका हूँ। किस सन में रहे सर? 98 to 2000। अच्छा, बाद में मैंने अकाउंट खोला। अच्छा। नहीं, बहुत अच्छी कहानी है आपकी, बहुत बढ़िया। नहीं वहां आप पे अपने भी एक याद सिलसिले हेडलाइन, को आगे बढ़ाते हुए शिल्पी त्रिवेदी जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी कथा पढ़े। उज्जवल भविष्य उनकी कथा का शीर्षक है, जो हमारी लघु कथा की लघु ही है, अभी हम सब में सबसे छोटी है। छोटी सी लघु कथाकार का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को प्रणाम। थोड़ा सा विलंब हुआ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अपर्णा दीदी ने बुलाया, उस समय बच्चे को कोचिंग भेज रही थी, कोई बात क्षमा नहीं। चाहती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है उज्जवल भविष्य। बहुत उज्जवल। एक बात कह दी अम्मा, नहीं जाऊंगी बस। क्या है दुलारी की अम्मा, का जिद ठान ली छोरी ने। अरे का बताऊं, न जाने कौन संस्था वाली मैडम आई, भड़काए के चली गई। एडमिशन कराएंगी, पढ़ाएंगी, बस आप कहे चौका बासन कर न जाऊंगी। पढ़ेगी और संस्था में सिलाई भी सीखेगी। चिंता मती करी, काल मुई मैडम से मैं बात करता हूँ। अरे का कहवे, तू तो पूरा ही बदल गया। मैडम से लड़न की जगह उन्हीं की भाषा बोल रहा। बैठ समझ, मैडम जी के बारे में मैं पता करन गया था। बहुत बच्चे पढ़ रहे और हुनर सीख कमा भी रहे। मैडम जी सही कहवे हैं, हम तो रह गए अनपढ़। का समझे, पढ़ाई थी और हुनर सिखाई को बात। दुलारी ही नहीं और दोनों बच्चन की भी जिम्मेदारी हम तो मैडम जी पर ही दे आए। चिंता मत करी बावरी, खर्चा कौड़ी भर नाई, बदले में एक दिन हमारो बालक भी गिटिर पिटिर अंग्रेजी बोलेंगे और नाम कमाएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। सुंदर कथा, बहुत सुंदर। शिल्पी जी लखनऊ से ये कथा भी हमको पढ़ के सुनाई है। इसमें बदलते समाज की चेतना व पढ़ लिख कर आगे चलने की बात करती है कहानी। बोली से ही जान पड़ता है कि परिवार में पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, तो दकियानुसी विचारों का प्रभाव दिख पड़ रहा है। इन सब के बीच कोई मैडम आकर उन्हें मुफ्त में पढ़ने व हुनर सीखने का मंत्र दे जाती है, जिसका थोड़ा विरोध तो होता है, पर अंत में उसका स्वागत किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश है। बस थोड़ा सा एक ही अपना विचार रखना कि कहानी को थोड़ा सजा दीजिए। एक ही पैरा में पूरी कहानी है, इसको पैरे में अगर बांट देती तो और सुंदर दिखती। पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन स्क्रीन पे पढ़ने में थोड़ी मुझे दिक्कत हुई कि कौन सा डायलॉग कौन बोल रहा है। थोड़ा सा सजा लीजिए। वैसे कहानी बहुत अच्छा संदेश दे रही, बहुत सकारात्मक। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बोला उस पे जरूर ध्यान दूंगी। थैंक यू सो जी, मच। वेलकम। अब हमारे बीच में उपमा आर्या जी भी हैं, अगर चाहें तो अपनी कथा पढ़ना चाहें तो वो उनका स्वागत है। वैसे आपने भेजी नहीं ना कथा अभी। उपमा आर्या जी।
आप ही से मुखातिब हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही है। भेजिए कहानी हमने। भेजिए, क्या नाम है कहानी का? सर देखिए क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मेरे पास नहीं है इनकी कहानी। भेजी तो है उन्होंने। भेजिए, देखिए हो मेरे सकता पास आई दोहरी मार, वो पढ़ ली गई। माथे की बिंदी, वो आ गई। अब बची है मंजू जी की शेड्यूल, अभी बची है। सुधा आदेश जी की है एक। हाँ, रग रग से वाकिफ। उस, उपमा आर्य जी की है उसका दर्द। हाँ, तो उसका ये कहानी दर्द। कैसे गड़बड़ हो गई? आपने 2 बार माथे की बिंदी भेज दी, ये देखना हाँ, भूल गए ये आप, ये गड़बड़ हो हुआ गया। है। क्या नाम है दूसरा? माथे का ये है उसका दर्द। नहीं, उपमा आर्य जी, ये आप मेरे कथा पढ़ पास। सकती हैं? पढ़ दीजिए, पढ़िए पढ़िए। आप पढ़ दीजिए, सर कर देंगे समीक्षा। हाँ मैंने सर आपके ब्याह पे बोल दिया। ठीक है। समृद्ध वंश को प्रणाम। और ये एक छोटी सी कथा, लघु कथा। आवाज आ रही है ना? अपन हाँ जी, अरे यार। शीर्षक है, सर। अटक रही है आवाज में, हम्म, अटक रही है आवाज। आ ही नहीं रही है। ऐसा ही लग रहा है। बोले कि नहीं, रहने दे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए। सर, गोल्ड पेपर है, ये कैसे दे पाएगी? इतनी देर में तो एंट्री बंद हो जाती है। मीनू ने प्रधानाचार्य से शिकायती अंदाज में बोला, और वो स्वयं भी दूसरे विद्यालय में ड्यूटी करने आई थी। प्रधानाचार्य जी विनम्रता से बोले, मैम बिठा दीजिए प्लीज। उनके आग्रह पर वो बिना कुछ बोले परीक्षा कक्ष में उसने उसे बिठा दिया। उसने देखा, लड़की का चेहरा सांवला, बहुत सख्त और रौद्र सा दिख रहा था। मीनू ने आकलन किया, या तो ये पिट के आई है और या तो फिर लड़का। पेपर कॉपी लिए बिना बिना हरकत के बैठी। समय जाता देखकर मीनू बोली, चलो बेटा पेपर हर कर लो। मीनू बोली, नहीं करना। उसने फिर कड़े शब्दों का प्रयोग किया। बड़े प्यार से मीनू, जो अन्वीक्षण का कार्य कर रही थी, ने अंततः उसे पुचकार के दुलार के अंतर मन की गांठ खुलवा ली। उसका दर्द सामने आ गया था। धीरे धीरे उसने कार्य किया। संघर्ष, वो भी अगर अपनों से हो तो कोई कहाँ जाए। मैम, 2 घरों का झाड़ू पोछा बर्तन करके आने में देर हो जाती है। वो लगभग रुआसी सी हो आई थी। फिर बताने लगी कि अभी अभी गुस्से में सब पर चिल्ला कर आई है। क्या किया मैंने? कोई गलत काम कर रही हूँ? कोई गलत काम कर रही हूँ क्या? क्यों पीछे पड़े रहते हो मेरे? मेरी किताबें जलाकर क्या मिला आप सबको? मेरी किताबें जलाकर क्या मिला आप सबको? पूरा घर का काम संभाल कर ही बैठती हूँ, ये मेरे मन को अच्छा लगता है। उसके बाद लड़खड़ाते हुए मेरा भाई बोला, तो जो तुझे अच्छा लगेगा वही करेगी। बड़ी आई पढ़ने वाली, 2 घंटा पड़ेगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। एक गंदी सी गाली बकता हुआ भाई जब चला गया, तब वो आ पाई। सब अनपढ़ हैं, मुझे भी नहीं पढ़ने देखना चाहते। तब मैं लड़कर पढ़ूंगी जरूर। उसका निश्चय देख मीनू बोली, मेरा नंबर रख लो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये विद्यालय भी। मैं धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जी, ये जो बहुत सुंदर कहानी मुझे लगी कि और आजकल बढ़िया। जो तबका जो हमारे यहाँ काम करता है, उनके घरों में अक्सर ये समस्या हो जाती है कि वो पढ़ें कि काम पे जाएं। क्योंकि किचन चले तो उसके लिए समय चाहिए,
अपना किचन चलने के लिए दूसरे के किचन में जाके काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, दूसरे के घरों में काम करना पड़ेगा। तो उसके बीच संतुलन में अक्सर उस गरीब स्त्री को ही सहन करना पड़ता है। एक वाक्य इनको कहानी में कहा कि वो झूमते हुए कहा उस भाई ने, इसका मतलब वो नशा करके आया, वो खुद नशा कर रहा है और इसको काम भी नहीं दे पा रहा है बेचारी, परीक्षा में इसी वजह से देरी हो गई। तो ये उसकी जीविका को दर्शाती हुई कहानी है। ये बताती है कि जो कुछ सामने दिखता है वो उससे भी कभी कभी बहुत भयानक होता है। एक बहुत अच्छा संदेश दिया इस कहानी ने। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। उपमा जी एक बार नाम जरा सा बोल दीजिए कथा का आपकी। उसका दर्द। हम्म, उसका दर्द। आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी कहानी, शिक्षा बहुत जरूरी है और उसी के लिए लेकर लिखी गई आपकी कथा बहुत अच्छी। और अब मैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी को बुलाना चाहूंगी जिनकी कथा का ओ शीर्षक है शेड्यूल। आइए दीदी, आदरणीय मंजू आइए। सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा। हाँ, मेरी बड़ी अच्छी लघु कथा। कथा का शीर्षक है शेड्यूल। ये आजकल की लड़कियां किसी को 2 दिन अपने घर ठहरा नहीं सकती। अपने टाइम टेबल में खलल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बातों के दौरान सरोज अपनी चचेरी बहन इंदु से अपनी बहू को इंगित करके कह रही थी। इंदु 10 वर्ष बाद मुंबई से उससे मिलने आई थी। हाँ, हम लोगों का जमाना और था। हम लोग तो बचपन में अक्सर ही एक दूसरे के घर हफ्तों रह जाते थे। और तुमने तो हाई स्कूल मामा के घर पर रहकर ही किया। इंदु ने पुरानी यादों में लौटते हुए कहा। मम्मी, मौसी कब वापस जाएंगी? शाम को अनखनाते हुए बेटी ने पूछा तो सरोज धीमे से फुसफुसाई। पता नहीं, 2 दिन रुकने को कह रही थी। आज तीसरा दिन है। मेरा तो उनके चक्कर में सारा शेड्यूल ही बिगड़ गया। और उसी समय कमरे से बाहर से गुजरती हुई इंदु सोच रही थी कि क्या ये हमारा कमाल था कि हम बच्चे मौसी मामा के घर हफ्तों गुजार आते थे, या फिर ये हमारी माँ, मौसी और मामी का कमाल था कि वो खुशी खुशी अपने शेड्यूल की तिलांजलि दे देती थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा, सच में। मंजू जी की इस कहानी के जरिए उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती पारिवारिक आदतों व मान्यताओं पर कड़ी चोट की है। यह सब तो अब हर घर में दिखने ही लगा है, कहीं सीधे तौर पर तो कहीं इशारों में। नई पीढ़ी अपनी बात कह ही जाती है। शायद तेज रफ्तार जिंदगी के पहियों के नीचे नाते, रिश्ते, प्यार, सम्मान का एक्सीडेंट हो लहूलुहान हो जाता है। मौसी कब जाएंगी, इस एक वाक्य ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। मौसी कब जाएंगी। मामा मौसी के यहाँ हक से जाता था हमारा बचपन। वो भी जमाना था जब हक से जाते थे, पर अब यह हक ही खत्म हो चला और अब पुरानी पीढ़ी को नए शेड्यूल में ढालने में ही भलाई। बहुत अच्छी समस्या उठाई है और समाधान पाठकों के विवेक पर छोड़ दिया है, और समाधान इतना आसान है भी नहीं। एक सूचक लघु कथा जो रिश्तों, आधुनिकता को का पिंडोरा बॉक्स खोल देती है। बहुत बहुत ही सुंदर कथा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत सुंदर समीक्षा के लिए। बहुत सुंदर कथा और बहुत ही सार्थक समीक्षा सभी लघु कथाओं की आदरणीय निरंजन जी ने की है। और मैं चाहती हूँ कि दीदी सुधा आदेश जी की कथा और इरा जौहरी जी की कथा रह गई है, क्या समीक्षा करवा लें? क्योंकि इरा जी ने तो कहा था कि पढ़ देना, लेकिन मैं पढ़ तो सकती नहीं। अगर आप कोई पढ़ सके या हाँ, शरीफ पढ़ ले। पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, आप पढ़ दीजिए। ठीक है। किसकी सुधा कहानी आदेश का जी की पढ़ दीजिएगा। शीर्षक बताइए।
दोहरी मार। दोहरी बांध। दोहरी मार, 1 मिनट में जरा ढूंढ लूं। सबसे पहली कथा थी। दोहरी मार, हाँ। जी, ये इसका शीर्षक है दोहरी मार। दोहरी लेखिका मार। इरा जौहरी। हे हो, सुना हो सभई जना, हम सभई की ई बंजर जमीन सरकार उचित मुआवजा दई के लई रहे न। अब हम सभई के घरन में अभी खुशहाली आई है। ये सुन सूखे की मार झेल रहे उदास चेहरों पर खुशी की छोटी सी लहर दौड़ गई। आनन फानन में सरकारी आदमी आकर योजना की जद में आने वाली जमीनों का कागज पर सौदा कर चले गए। योजनाएं फाइलों में परवान चढ़ गईं। साल दर साल बीतते गए। इस बीच जाने कितनी बार वर्षा रानी जमकर बरसी, पर अब वो जमीन उन किसानों के पास ना रही थी जिस पर वो वर्षों से खेती करते आ रहे थे। ना ही उनको समय पर सरकार की ओर से धन की ही प्राप्ति हुई जिससे कि वो कोई अन्य रोजगार शुरू कर पाते। उनकी मुआवजा राशि तो सरकारी कार्यप्रणाली की भेंट चढ़ लंबे समय के लिए फाइलों में ही अटक गई थी। एक वर्ग अफसरशाही की भेंट चढ़ मुफलिसी में जीने को मजबूर हो वक्त की दोहरी मार झेल रहा था। उनके बच्चों का बचपन अपनी मासूमियत खो बाल मजदूरी करने को मजबूर था। धन्यवाद। हाँ, सही दर्शाया है उन्होंने। जी, लखनऊ से इरा जौहरी जी की एक लघु कथा सरकारी संवेदनहीन कार्य प्रणाली को उजागर करती है। एक तरफ सूखे की मार, दूसरी ओर बंजर भूमि की त्रासदी, वो तीसरी ओर खोखले सरकारी आश्वासनों के बीच किसान की अगली पीढ़ी भी खेती छोड़ मजदूरी के जाल में जा फंसने की बात रखा। आपने वाकई एक सराहनीय तरीके से गरीबी की विभीषिका को सामने रखा है। पर क्या इसका कोई समाधान भी है? जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। सुधा आदेश जी की पढ़ेंगे? सुधा आदेश जी की है रग रग से वाकिफ। रमा अपने पुत्र के उपनयन संस्कार का कार्ड देने विनीता के घर गई थी। विनीता ने उसको बधाई देते हुए उसका स्वागत किया तथा काम वाली शीला को आवाज लगाते हुए 2 गिलास पानी लेकर आने को कहा। बात करते हुए रमा को बार बार अपने गले पर हाथ फेरते देखकर विनीता का ध्यान गले में पहने हार पर गया। वो पूछ बैठी, रमा, तुमने ये हार कब बनवाया? अब तुमसे क्या छुपाना, पिछले वर्ष बाढ़ आई थी ना, उसी से, रमा ने उत्तर दिया। आंटी, बाढ़ से हार का क्या संबंध? पानी लेकर कमरे में प्रवेश करते हुए शीला ने पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए पूछा। रमा जहां चुप बैठी रह गई, वहीं विनीता ने अपनी मुंह लगी कामवाली से किंचित क्रोधित मुद्रा में कहा, तुमसे कई बार कहा है कि जब 2 लोग बात कर रहे हो तो बीच में बोला नहीं करते, जाओ अपना काम करो। शीला को मालकिन का डांटना बुरा लगा, पर उसके मन ने कहा, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। बाढ़ और हार, सुनते हैं सरकार से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए धन आता है। वो धन उनको न देकर कहीं इसी धन से तो रमा मैम ने ये हार नहीं खरीदा है। ये तो भ्रष्टाचार है। वो अनपढ़ है तो क्या हुआ, इन बड़े लोगों की रग रग से वाकिफ है। सुधा आदेश। बहुत अच्छा लिखती। बाढ़ और हार, बहुत सुंदर। सुधा आदेश जी की ये लघु कथा लखनऊ से प्राप्त हुई। यह लघु कथा देवी आपदाओं में भ्रष्टाचार का कुअवसर ढूंढने वाले अफसरों पर कटाक्ष करने में सफल हुई। एक गरीब महिला को यह समझते देर न लगी कि हार और गहरा संबंध है। भ्रष्ट लोग कभी पुलिया, कभी मरम्मत, कभी पुताई, कभी गड्ढा भराई। सही, बहुत सही। एक मिनट, ये बीच में रुक गया था। भ्रष्ट लोग कभी पुलिया, कभी सड़क मरम्मत, कभी गड्ढा भराई के नाम पर सरकारी धन का गबन करते हैं। अवसर
अक्सर यह भ्रांति फैली होती कि गरीब मूर्ख भी होता है, परंतु शिक्षा व डाटा नेट ने समझदारी व सामान्य ज्ञान को गरीब की झोपड़ी में भी पहुंचा दिया है। अब गांव के या गरीब लोग उतने भोले भाले नहीं रहे जितने 50 वर्ष पूर्व थे। यही एक बहुत ही अच्छी सूचक कहानी मुझे लगी, जिसने एक अच्छा संदेश दिया और समाज के भ्रष्टाचार की ओर इशारा भी किया। बहुत सुंदर। धन्यवाद। समसामयिक लघु कथा, और मुझे लग रहा है सबकी कथाएं हो गई हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि अपर्णा गुप्ता संयोजक हैं और संचालक भी हैं, वो अपनी लघु कथा का वाचन कर लें और बहुत उसके सुंदर। बाद हमारे जरूर। हम अपने समीक्षक जी से भी आग्रह करवा लें। करेंगे कि वो भी अपनी लघु कथा का वाचन करें। वो तो मस्ट है, वो तो सुनानी है। आप तैयार रखिए सर, मैं तब तक अपनी एक छोटी सी लघु कथा पढ़ती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दाग। बहुत छोटी सी लघु कथा है, लघु कथा ही है। मुंह में भरा पान मसाला रोलते हुए बाबू ने फाइल एक तरफ सरका दी। देखो भैया, तुमरे काम हम करवा देव, पर कुछ देखा तो नहीं, हमरी मेज के नीचे कुछ गिर गवा है, जरा उठाइया के पकड़ा दो हमका। ढेर सारा पीक बगल में रखे पीकदान में थूक कर बोले। सामने वाला शख्स अपनी फाइल उठाकर बोला, साहब उठा तो मैं देता, मगर गिरा हुआ जमीर आप खुद ही उठा ले तो अच्छा है। मैं तो अपना काम करवा ही लूंगा, पर आपकी कमीज पर गिरा हुआ दाग जल्दी छूटेगा नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। भ्रष्टाचार के ऊपर गजब हमने गजब, सोचा एक छोटी सी लघु कथा पढ़ी। बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़िया। मैं एक अपनी छोटी सी लघु कथा पढ़ता हूँ, सौदा, स्वागत है। जिसका शीर्षक है सौदा। राधे मिट्टी के दीपक बेचने सड़क के किनारे बैठा था। किसी जुलूस की वजह से सड़क पर हलचल और भीड़ दोनों बढ़ गई। एक आदमी राधे के पास आ खड़ा हुआ और टाइम पास करने के लिए मोल भाव करने लगा। इतने महंगे दीपक? दीपक जमीन की मिट्टी से बना है कि सोने से? राधे ने इतना ही कहा, साहब दिए की मिट्टी हो या सोना, मिलते तो जमीन से ही हैं। मिट्टी में ही तो सोना है साहब, वो देखिए। बहुत अच्छा। राधे ने जिस ओर इशारा किया, आदमी ने मुड़कर देखा तो मैयत जा रही थी। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी। मैयत जा रही थी, वाह। सर क्या मिट्टी नाम में था ही तो आपकी सोना। कथा का, लघु कथा का नाम क्या सौदा, था? सौदा। सौदा। बहुत सुंदर। तो मेरी कथा की समीक्षा तो करिए सर। मैं कहानी ढूंढ रहा था उस समय। चलिए एक और पढ़ दीजिए आप, एक और पढ़िए। एक और पढ़ूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी, ये तो मैंने निकाल के रखी हुई थी। चलो यही वाली फिर से बता दीजिए अपनी भाषा में, जो अभी बताई। अच्छा, अभी यही बोल दो दोबारा से? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। बेटी दरवाजा बंद कर दो। मुंह में भरा पान रोलते हुए बाबू ने फाइल एक तरफ सरका दी। देखो भैया, तुम्हारा काम हम करवा दे, पर कुछ देखा तो नहीं, हमारी मेज के नीचे कुछ गिर गवा है, उठैया के पकड़ा दो जरा हमका। ढेर सारा पीक बगल में रखे पीकदान में थूक कर बाबू बोले। सामने वाला शख्स अपनी फाइल उठाकर बोला, साहब उठा तो देता, मगर गिरा हुआ जमीर आप खुद ही उठा ले तो अच्छा है। मैं तो अपना काम करवा ही लूंगा, पर आपकी कमीज पर गिरा हुआ दाग जल्दी छूटेगा नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बात है। थोड़े में बहुत कह गई, थोड़े में बहुत बहुत कुछ। अच्छा। सागर में लखनऊ लखनऊ में पान सागर। खाना एक वो है ना, तो उसके ऊपर हाँ तम्बाकू नहीं, बहुत ही दिवस पर अच्छी। मैंने ये कथा लिखी थी।
भी बहुत अच्छा लिखा आपने। धन्यवाद। पान हर का दाग है आर्टिस्ट कि का ख्याल जमीर है। का दाग है, बहुत सुंदर कहानी। धन्यवाद सर। अब आपकी हो गई लघु कथा, मंजू जी जी। करेंगी उसकी समीक्षा वाह। सर की कथा की। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि जो मैं निरंजन जी की कथा नहीं नहीं, की अरे ऐसे समीक्षा कैसे करूं। बात, पढ़ा ऐसी तारीफ लीजिए। बात तो नहीं। तारीफ करिए। बहुत सुंदर लघु कथा, वाकई वास्तव में लघु कथा, लघु कथा की बहुत बढ़िया। परिभाषा के अंतर्गत आती है, सब मानक पर खरी उतरती हुई लघु कथा और एक संदेश देती हुई, बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद समीक्षक आए हैं और उनके सामने हम लोगों ने लघु कथा पढ़ी है, नहीं तो भेज देते थे, बस हो जाती थी समीक्षा कागज में बस। लेकिन सामने पढ़ने से जो मजा आता है, सीखने को मिलता है, जी वो पटल पे कहा। देखिए अपर्णा जी और मंजू जी, आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि लघु कथा पढ़ने में वो मजा नहीं है जो लघु कथा सामने से सुनने में। सुनने में जी, उसमें भाव भी होते हैं, जो लेखक लेखिका कहना चाहते हैं वो भाव लेके वो पढ़ता है जी तो वो ज्यादा मजा आता है उसमें। जी वो जी कहानी बदल जाती है एक्चुअली, जो जी कहिए कि चरित्र बोलने लगते हैं। जब जी चरित्र जी बोलने लगते हैं तो हमारी थोड़ी आवाज भी बदल जाती है, जी हम बिल्कुल उस सही। चरित्र में बैठ के बोलते हैं तो उसमें और मजा आता है। इसीलिए मैंने अपर्णा जी से कहा था भाई कहानी पढ़ते बहुत ही, सुनने में मजा ज्यादा है, तो आप जूम मीटिंग जरूर करिए। बहुत अच्छा सही बात। लगा था हमें, बहुत अच्छा लगा था, सर ये ने बनेगा था। सर ने मुझे कहा क्योंकि सभी अभी तक तो ये ऐसी चल रही थी लघु कथा की कहानियां आ रही थी और उनकी समीक्षा करनी थी, और आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ ऊपर ही करिए, तो मैंने तुरंत मंजू जी को फोन लगाया और सभी को ये सहयोग। आज हमारे बीच आदरणीय निरंजन धुलेकर जी थे, जिन्होंने अपनी समीक्षाओं से हम लोगों को बहुत चीजें बताई और बहुत ही सुंदर समीक्षाएं उन्होंने करी। सभी लेखकों ने अपने अपने लघु कथाओं को प्रस्तुत किया और निरंजन जी ने एक एक करके सबकी समीक्षा करी, जहां जरूरत थी वहां सुधार के पॉइंट भी बताए। हम चाहेंगे कि हम लोग ऐसे ही जूम पे मिलते रहें और समीक्षकों को बुला करके अपनी कथाओं की समीक्षा करवाते रहें, जिससे हम लोगों की कथाओं में और सुधार भी आए सुधार आ और हम सब आगे भी बढ़ सके। जी जी सही। सभी को बहुत इसका बहुत धन्यवाद। बहुत संदीप आहूजा जी, इसका एक जी और भी फायदा होता है